गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मध्य प्रदेश के इस लेक्चर में हमें मध्य प्रदेश के विभिन्न ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन प्रारंभ करना है। क्लियर है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार से ऊर्जा का निर्माण वर्तमान में हो रहा है। क्लियर है, मध्य प्रदेश में दोनों प्रकार के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसका यूज़ हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है तापीय ऊर्जा का। उसके बाद आती है जल से उत्पादन करने वाली ऊर्जा, और फिर इसके बाद जनरली यूज़ होता है विभिन्न प्रकार की पवन चक्कियों का, बायोमास का। इनका उपयोग वर्तमान में काफ़ी कम है। अतः इस लेक्चर में जो हमें याद रखने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के तापीय ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पर ये तापीय ऊर्जा के प्लांट्स संचालित हो रहे हैं, और लगभग जलीय ऊर्जा से संबंधित जितनी भी संरचनाएं हैं उनका अध्ययन अपन ने नदियों के साथ कंप्लीट कर लिया है। उसमें सिर्फ ओवरव्यू के तौर पर अपन एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिकली इस लेक्चर में हमें मेन फोकस जिस बात पर रखना है वो है मध्य प्रदेश के तापीय ऊर्जा संसाधनों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर से। ऊर्जा संसाधन किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था का आवश्यक घटक होता है। अर्थव्यवस्था का आवश्यक घटक क्यों बोला गया है? क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही ऊर्जा पर संचालित हो रही है। अगर बिजली नहीं होगी तो किस प्रकार से उद्योग धंधों का संचालन होगा, और अगर उद्योग धंधों का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। इसीलिए इन ऊर्जा संसाधनों को अर्थव्यवस्था की बुनियाद के तौर पर भी जाना जाता है। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के परंपरागत साधनों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के साथ साथ जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ करते हुए आ रहे थे वो क्या है? परंपरागत संसाधन, जैसे कोयला गर्म करके, पेट्रोल जलाकर या फिर प्राकृतिक गैस का यूज़ करके हम ऊर्जा का उत्पादन किया करते थे। ठीक है, अब क्योंकि हमारी ऊर्जा खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए परंपरागत साधनों के साथ साथ हम बहुत सारे गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों का भी उपयोग करने लगे हैं। गैर परंपरागत मतलब जो अभी खोजे गए हैं ऊर्जा के संसाधन के तौर पर, उनको कहते हैं हम गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत संसाधन जैसे सौर, पवन, जैव, भूतापीय ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और लगभग ये सभी प्रकार के संसाधन के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। अब अपन कुछ फैक्ट्स पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले बिजली का निर्माण कहाँ हुआ और कैसे हुआ। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में वर्ष 1905 में 240 किलोवाट, बहुत ही कम होता है ये किलोवाट, 240 किलोवाट की स्टीम टरबाइन के माध्यम से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर ये बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले ऊर्जा का उत्पादन हुआ था ग्वालियर में, और थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से उत्पादन हुआ था जो कितने वॉट का था? 240 किलोवाट का। किस वर्ष प्रारंभ हुआ है ये? तो ये हुआ है वर्ष 1905 में, और कहाँ से हुआ है? ग्वालियर से। स्टीम टरबाइन, ठीक है, टरबाइन क्या होती है? एक प्रकार की चक्री होती है। ठीक है, इस चक्री से कनेक्टेड होता है एक डायनामो, और कोई भी संसाधन आप यूज़ करो ऊर्जा के उत्पादन का, उन सभी संसाधनों में पावर जनरेट होगी, और इस पावर का प्रयोग करके इस टरबाइन को गोल गोल घुमाया जाएगा। और जब ये टरबाइन गोल गोल घूमेगी तो इस डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। कोई भी चीज़ आप यूज़ करो, चाहे भले थर्मल पावर प्लांट यूज़ करो, जलीय ऊर्जा का उपयोग करो, किसी भी प्रकार की नींव का या किसी भी प्रकार की संरचना का आप उपयोग करो, बेसिक मेथड विद्युत उत्पादन में क्या होती है? टरबाइन।
ठीक है। अब अगर अपन बात करें थर्मल पावर प्लांट की, या फिर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है स्टीम टरबाइन का यूज़ हुआ है। स्टीम टरबाइन की अगर अपन बात करें तो सीधा सच्चा सा तात्पर्य ये है कि कोयला जलाकर आग या कोयला जलाया होगा, उससे स्टीम बनी होगी, उस स्टीम में इतनी पावर होती है कि वो टरबाइन को रोटेट कर देती है, और टरबाइन रोटेट हुई, वो टरबाइन कनेक्टेड थी इस डायनामो से, और विद्युत का उत्पादन जो है प्रारंभ हो गया। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार स्टीम टरबाइन का यूज़ करके विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर से। क्लियर है। और कितने किलोवाट का प्लांट था? तो ये था 240 किलोवाट का प्लांट। 10 दिसंबर वर्ष 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया। मतलब एक ऐसा कानून बना जो विद्युत का जहाँ से उत्पादन हो रहा है वहाँ से लाके विद्युत का वितरण मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों में करेगा। ये कानून बना, इसको बोला गया विद्युत प्रदाय अधिनियम, जो कब लागू हुआ मध्य प्रदेश में? 10 दिसंबर वर्ष 1948 को। 1 दिसंबर वर्ष 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया। जो एमपीबी है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, उसका गठन कब हुआ? ये गठन हुआ है 1 दिसंबर वर्ष 1950 को। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। तो जो मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड है ना, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड MPEB, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। और जबकि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर वर्ष 1950 को। और मध्य प्रदेश में पहली बार बिजली बनना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई है ग्वालियर से वर्ष 1905 में। ये कुछ फैक्ट्स के बारे में आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ और तथ्यों के बारे में हम समझते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों के विकास के उद्देश्य से 25 अगस्त वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम एवं नवीन तथा अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है। तो ये ऊर्जा विभाग क्या करता है? मध्य प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति को संचालित करता है। और कब हुई है इसकी स्थापना? 25 अगस्त वर्ष 1982 को। क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम या फिर नवीन एवं अक्षय ऊर्जा विभाग। ठीक है। और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा विभाग क्या करता है? तो ये जो गैर परंपरागत स्रोत है ना ऊर्जा उत्पादन के, उन पर ध्यान आकर्षित करता है। कौन? नवीन एवं अक्षय ऊर्जा विभाग, उनकी देखरेख से संबंधित विभाग है। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना वर्ष 1960 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में अवस्थित है। अब ये निगम क्या करता है? तो मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर विशेष रूप से आवश्यकता थी कि ऐसी या कोई सा ऐसा प्रशासनिक तंत्र हो जो सिर्फ इस बात पर ध्यान रखे कि भाई ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंच रही है अथवा नहीं पहुंच रही। और इस हेतु ही राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। क्लियर। मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह ग्वालियर के भांडेर में स्थापित किया गया। गैस आधारित। अभी ग्वालियर में जो 1905 में स्थापित हुआ था वो कोयले पर संचालित संयंत्र था। अब गैस पर मतलब गैस को जलाकर स्टीम प्रोड्यूस करके टरबाइन रोटेट करने वाला जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ? ग्वालियर के भांडेर में। अब यहाँ पर गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से इस संयंत्र में गैस की आपूर्ति की जाती है। ज़रा इस इमेज को ध्यान में या इस इमेज पर ध्यान केंद्रित करना। ये जो पाइप्स हैं, इन पाइप्स के माध्यम से गैस जो है उस स्थान से जहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई है वहाँ से अपने गंतव्य तक आती है। बहुत बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइंस जो हैं ये डली हुई हैं। गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये पूरा काम रहता है। गैस के जहाँ पर स्रोत मिले हैं वहाँ से गैस को निकालने का संयंत्र फिट करना और उसे भारत के अलग अलग भागों में पहुँचाना।
तो ध्यान दो अगर, तो गुजरात में कुछ इस स्थान पर आता है हजीरा, ठीक है, और विजयपुर ये आता है गुना जिले में, ठीक है, और विजयपुर के बाद जाते हैं अपन जगदीशपुर में, तो इस स्थान पर आ जाता है जगदीशपुर यूपी में। तो आप ये सोचो कि गुजरात से पाइपलाइन जाती है मध्य प्रदेश होते हुए यूपी तक। इस पाइपलाइन से गैस मिलती है कहाँ पर? ग्वालियर के भांडेर वाले गैस संयंत्र के लिए, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में की गई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में भी एक ऐसा संयंत्र स्थापित होने जा रहा है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधीन है, और यहाँ पे भी विद्युत का उत्पादन होगा, लेकिन गैस पर आधारित ये पूरा का पूरा संयंत्र होगा। और किसके अधीन होगा ये? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधीन, वही गैस सप्लाई करेगा इस संयंत्र के लिए। कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है ये? शहडोल जिले में। शहडोल जिले के सोहागपुर, ये कोयला क्षेत्र, अपन ने पढ़ा भी था इसके बारे में। शहडोल जिले के सोहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित यह परियोजना कोल बेड मीथेन, कोयले की खदानों के नीचे उपस्थित मीथेन गैस पर आधारित है। क्लियर है? तो ये मीथेन गैस पर आधारित होगा ये पूरा का पूरा संयंत्र। क्लियर है? और कोल बेड मीथेन मतलब कोयले की खदानों से मीथेन मिली है, ठीक है। और कहाँ पर मिली है? सोहागपुर में। और यहाँ पर प्लांट कौन लगा रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्री इस प्रकार का प्लांट स्थापित करने जा रही है। कहाँ पर? शहडोल जिले में। क्लियर? गेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मध्य प्रदेश नहीं, भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जो गैस पर आधारित सभी प्रकार के कार्यों का संचालन कर रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर हो रहा है ये? गुना जिले की विजयपुर नामक स्थान पर, ठीक है। उसी की इमेज है ये जो संयंत्र है वो पूर्ण रूप से गैस पर आधारित होगा, कोयले का वहाँ पर यूज़ नहीं होगा, गैस पर आधारित होगा। और इस संयंत्र का संचालन कौन कर रहा है? गेल, अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहाँ पर है संयंत्र? तो ये है गुना जिले के विजयपुर में। कितने मेगावाट का है? तो ये है 380 मेगावाट का। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तापीय विद्युत परियोजनाएं क्या होती हैं? बेसिकली ये कुछ ऐसी परियोजनाएं होती हैं जहां पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है कोयले को जलाकर। कोयला जलता है, उससे स्टीम बनती है और स्टीम से टरबाइन्स रोटेट होती हैं, और इन टरबाइन से कनेक्टेड होता है डायनामो, ठीक है। टरबाइन जैसी रोटेट हुई, डायनामो बिजली पैदा करना शुरू कर देता है, ठीक है। तापीय विद्युत परियोजनाओं का तात्पर्य ही ये है कि यहाँ पर कोयले का ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि इस संयंत्र में गैस का किया जा रहा था। लेकिन तापीय विद्युत संयंत्रों में काय का होगा? कोयले का। तो कोयले का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन होगा, उससे टरबाइन्स को रोटेट किया जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, इनको कहते हैं हम तापीय विद्युत संयंत्र। यहाँ पर कोयले को जलाया जाता है और इस स्टीम का यूज़ किया जाता है टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम। अब इसमें दिक्कत तो जान ही रही होगी जीवाश्म ईंधन, क्योंकि हम पूरा भूगर्भिक इतिहास पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश का। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, अभी अपन समझते हुए आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी कोयले का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते आ रहे हैं, इसलिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। प्रदेश में तापीय ऊर्जा पर आधारित विभिन्न परियोजनाएं इस प्रकार हैं।
सबसे पहली और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए इम्पोर्टेंट परियोजना है चांदनी ताप विद्युत परियोजना। ठीक है। आप सब लोगों ने सुना होगा नेपानगर कागज कारखाने के बारे में। नेपानगर एक तहसील है बुरहानपुर की, जहां पर अखबारी कागज कारखाना स्थित है। बुरहानपुर के नेपानगर में जब ये कारखाना स्थापित किया जा रहा था तो इस कारखाने को विद्युत की सप्लाई की आवश्यकता बहुत अधिक थी, और इतनी अधिक थी कि उसके लिए अलग से एक पूरे पावर प्लांट को इंस्टॉल करना होगा, या एक पूरा पावर प्लांट लगता, तब जाकर उतनी ऊर्जा का उत्पादन होता कि एक अखबारी कागज कारखाने को संचालित किया जा सके। और सिर्फ इस उद्देश्य से ही चांदनी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? बुरहानपुर के नेपानगर में अखबारी कागज कारखाने को संचालित करना। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र, वैसे तो प्रथम ताप विद्युत केंद्र ग्वालियर का था जो 1905 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता इतनी कम थी कि पूरे ग्वालियर तक ही बिजली उत्पादित नहीं हो सकती थी। और ये सिंधिया साम्राज्य का खुद का कहना चाहिए, उनकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो स्थापित किया गया था, लेकिन सरकार के अधीन, जिससे कि आम जनता को कुछ लाभ हो सके, इस उद्देश्य से स्थापना की गई थी चांदनी ताप विद्युत संयंत्र की। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला विद्युत संयंत्र माना गया है। तो ये याद रखना कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था, जिसकी स्थापना वर्ष 1953 में नेपानगर के बुरहानपुर में अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु की गई थी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बुरहानपुर के नेपानगर में अखबारी कागज कारखाना स्थापित किया गया था, और इस कारखाने को ही विद्युत सप्लाई करने के उद्देश्य से चांदनी ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब? वर्ष 1953 में। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है, बैतूल वाले इलाके में आता पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने खनिजों का अध्ययन किया था मध्य प्रदेश के। कहाँ से होती है ये? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से विद्युत की आपूर्ति की जाती है, एवं नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर, ठीक है, नागपुर में नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड, बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं कोयले की, तो इन दो स्थानों से कोयले की आपूर्ति होती है चांदनी ताप विद्युत संयंत्र के लिए। और जल की आपूर्ति सुक्ता नदी से की जाती, वहीं पास में ही सुक्ता नदी गुजरती है, तो वहाँ से जल की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि स्टीम तो तभी बनेगी ना जब जलते कोयले पर पानी का छिड़काव किया जाए। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट थी, जिसे बढ़ाकर 177 मेगावाट वर्तमान में कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या याद किया आपने चांदनी ताप विद्युत संयंत्र से? यहाँ पे से हमने ये सीखा कि चांदनी ताप विद्युत संयंत्र बुरहानपुर के नेपानगर में स्थित है, जिसका उद्देश्य था नेपानगर के कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला तापीय विद्युत संयंत्र था। तीसरी चीज़ हमने ये सीखी कि इसको कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से और नागपुर के नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड से। वर्तमान में इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 177 मेगावाट कर दी गई है। सिंपल सी बात है और हमने इसको याद कर लिया। अब अपन बात करते हैं अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना के बारे में। ठीक है, अमरकंटक की लोकेशन वगैरह तो अब तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कहाँ पर आता है ये वाला स्थान अवस्थित है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में, अनूपपुर जिले में, और यही उद्गम स्थल भी है किसका? नर्मदा, जोहेला और सोन नदियों का। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं।
इसकी स्थापना वर्ष 1965 में अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित चचाई नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है, वैसे तो चचाई जलप्रपात है, ठीक है, लेकिन ये स्थान भी है जहां पर अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना अवस्थित है। कहाँ पर है ये संयंत्र? ये संयंत्र की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान में अनूपपुर जिले की तहसील आ जाएगी अमरकंटक, लेकिन जिस स्थान पर ये संयंत्र है उसका नाम आ जाएगा क्या? चचाई। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति सोहागपुर कोयला क्षेत्र, बिल्कुल बाजू में ही है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, कहाँ पर? शहडोल जिले में। तो उस सोहागपुर कोयला क्षेत्र से विद्युत की आपूर्ति हो जाती है किसे? अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र के लिए। और जल की आपूर्ति चचाई में निर्मित बांध से की जाती है। तो बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है, तो नर्मदा नदी का बहुत बड़ा जल क्षेत्र है अमरकंटक में। आई एम सॉरी, मैं अभी वायरल से पीड़ित हूँ, इस कारण से खांसी आ जाती है। तो नर्मदा नदी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कहाँ पर? अमरकंटक में। तो चचाई में ही एक बहुत बड़े बांध का निर्माण किया गया है, तो वहाँ से इसको जल की आपूर्ति हो जाती है। और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो है 210 मेगावाट। क्लियर है? तो ये जो अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र है कहाँ पर है? अमरकंटक में, जो कि कौन से जिले में आता है? अनूपपुर जिले में, चचाई नामक स्थान पर। ठीक है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, शहडोल जिले का, वहाँ से कोयला पहुँचा दिया जाता है कहाँ पर? अमरकंटक में। और 210 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। अब अपन बात करें जबलपुर ताप विद्युत परियोजना की। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना एक छोटी सी परियोजना है, लेकिन इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है कि बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो अपन ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बारे में पढ़ा था ना, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का स्वयं का संयंत्र है ये जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। ये खासियत है किसकी? जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की, कि ये कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का स्वयं का यहाँ पर संयंत्र स्थापित है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में जबलपुर जिले में की गई। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति जबलपुर के आसपास के कोयला क्षेत्रों से होती है। अपन ने पढ़ा भी था कि जबलपुर के आसपास बहुत सारे कोयला क्षेत्र हैं, तो वहाँ से इनको कोयले की आपूर्ति हो जाती है। जबकि जल की आपूर्ति नर्मदा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। नर्मदा नदी का तो गढ़ है जबलपुर, तो वहाँ से इसको पानी की आपूर्ति कर दी जाती है। लेकिन जबलपुर विद्युत संयंत्र की खासियत क्या है, इस पर ज़रा नज़र मारना। यह मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र उपक्रम है। बाकी जितने भी संयंत्र हैं या तो वो एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित हैं या फिर किसी अन्य इकाई के द्वारा संचालित होते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तो इन संयंत्रों से बिजली खरीदता है और हम तक बिजली पहुंचाता है और हमसे बिल लेता है। सिर्फ इतना काम करता है कौन? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र संयंत्र है कौन सा? जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 15 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अमरकंटक क्लियर, जबलपुर विद्युत संयंत्र क्लियर और चांदनी ताप विद्युत केंद्र क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। पैंच ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, पैंच के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा था जब अपन ने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़े थे। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अलावा वहाँ पर एक तापीय ऊर्जा केंद्र भी अवस्थित है। पैंच ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 2012 में छिंदवाड़ा जिले में की गई थी। और देखो, ये जो तापीय विद्युत संयंत्र है ना,
ये सिर्फ ऐसे ही इलाकों में पाए जाएंगे जहां पर अच्छा खासा कोयला क्षेत्र है। क्लियर है? तो जहां पर कोयला अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है और कोई ना कोई नदी आसपास से निकलती है, वो सबसे फेवरेबल जगह होती है तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना के लिए। और छिंदवाड़ा में तो अपनी कोल फील्ड्स है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कोयले के डेपोजिट्स हैं छिंदवाड़ा में, और बहुत सारी नदियां भी गुजरती हैं छिंदवाड़ा से, ठीक है। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पैंच घाटी कोयला क्षेत्र से और जल की आपूर्ति पैंच नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये वाला जो इलाका है ना मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, वो गोंडवाना है, और गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं वहां पर तो पाया ही जाता है कोयला। तो पैंच घाटी क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति हो जाती है और पैंच नदी से पानी की आपूर्ति इस संयंत्र को हो जाती है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है, लेकिन इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता होने के बावजूद भी वर्तमान में सिर्फ 420 मेगावाट विद्युत उत्पादन ही यहां पर हो रहा है, लेकिन कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट की। क्लियर? अब अपन बात करते हैं संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के बारे में। क्या है ये संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना और कहां पर अवस्थित है? इसकी स्थापना वर्ष 1993 में उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली नामक स्थान पर की गई थी, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी ये स्थान जाना जाता है। ये मुझे व्हाट्सएप कर बताना कल सभी लोग कि कौन से स्थान के लिए उमरिया जिले का ये वाला स्थान जाना जाता है। क्लियर है? इससे मैं भी पता कर लेता हूँ कि किसने एक्चुअल में वीडियो देखा, और यही कारण है कि मैं पीडीएफ 4-5 दिन बाद ही डालता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखो, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में कहाँ की गई थी? उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली नामक स्थान पर की गई थी। किसकी? संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की। तो कहाँ पर है ये? उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली नामक स्थान पर। कब स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई है वर्ष 1993 में। क्लियर? इसे कोयले की आपूर्ति जोहेला कोयला क्षेत्र से, ठीक है, जोहेला नदी है जो कहाँ से निकलती? अमरकंटक से ही। उसका वो वाला इलाका जहाँ पर वो घाटी क्षेत्र से गुजरती, वहाँ पर कोयला मिलता है। तो इस जोहेला कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति की जाती है कहाँ पर? संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र के लिए। तथा जल की आपूर्ति जोहेला नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। और किसकी सहायक है जोहेला नदी? ये भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर बताइएगा कि जोहेला किसकी सहायक नदी है। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट थी। कितनी थी? 420। और परंतु वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट कर दी गई है। यानी बहुत ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है कहाँ से? संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र से। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के बारे में, और आईएमपी लगा लेना इस विद्युत परियोजना को। कहाँ पर अवस्थित है, कब स्थापित हुआ था, कहाँ से कोयले की आपूर्ति होती है, कहाँ से जल की आपूर्ति होती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यह है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब मध्य प्रदेश सरकार का तो पैसा लगा ही है, साथ ही साथ राजस्थान सरकार का भी यहाँ पर पैसा लगा है। इसीलिए सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो क्या राजस्थान से चिपका हुआ होगा? कदापि नहीं। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से, मतलब यूएसए ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र को सारणी ताप विद्युत संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सारणी ताप विद्युत संयंत्र के नाम से भी। किसे? सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र के लिए।
कब हुई थी स्थापना? तो वर्ष 1967 में यूएसए के सहयोग से। कहाँ पर? बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर। क्लियर? इसे कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से एवं नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर, जबकि जल की आपूर्ति तवा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। ठीक है, पाथरखेड़ा और नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर, ये दो बहुत बड़े बड़े कोयला क्षेत्र हैं जहां से कोयले की आपूर्ति होती है किसे? सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र के लिए। जबकि जल की आपूर्ति कहां से होती है? तो जल की आपूर्ति होती है इन्हें तवा नदी पर जो बांध बना है वहां से। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 312 मेगावाट थी, परंतु वर्तमान में इसे 1330 मेगावाट कर दिया गया है। यानी वर्तमान में इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 1330 मेगावाट की। लेकिन शुरुआत में कितनी थी इसकी? 312 मेगावाट। आपको तो ये वाली याद रखनी कि वर्तमान में कितनी है? 1330। ये तो याद रखनी ही रखनी है। साथ में ये जितने भी अपन ने थर्मल पावर प्लांट्स पढ़े हैं उनकी लोकेशन और स्थापना वर्ष भी एक अहम भूमिका निभाएगा एग्जाम्स में, दोनों में, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। अब अपन बात करते हैं विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की। ठीक है, अमरकंटक भी है, ठीक है, सतपुड़ा भी है और विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना भी है। और तीनों क्या है? बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में पूर्व सोवियत संघ, मतलब यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, अर्थात आज का रशिया और उस समय का यूएसएसआर, यूएसएसआर के वित्तीय सहयोग से सिंगरौली जिले के बैड़न नामक स्थान पर 2 चरणों में पूरी की गई थी। ठीक है, तो जरा इसके बारे में आप अच्छे से समझ लेना कि जो विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र है कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली जिले के बैड़न नामक स्थान पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। किसके सहयोग से? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, जबकि यूएसए के सहयोग से कौन से संयंत्र की स्थापना हुई है? तो वो है सतपुड़ा। जबकि विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई है पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से। और कहाँ पर स्थित है? तो यह है सिंगरौली जिले के बैड़न नामक स्थान पर। ठीक है, इसे कोयले की आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित निगाही, ये खदान का नाम है। सिंगरौली तो आप जानते ही हो कि सबसे मोटी परत पाई गई है पूरे एशिया में। कहाँ पर? सिंगरौली में, कोयले की। ठीक है, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र तो बहुत ही, कहना चाहिए कि एरिया वाइज तो बड़ा नहीं है, लेकिन चट्टान की मोटाई के अनुसार ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और बैड़न तो ऊर्जा राजधानी कहलाती है मध्य प्रदेश की। कौन सी? बैड़न। इसी कारण से ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थापित हुआ है कहाँ पर? बैड़न नामक स्थान पर। जबकि जल की आपूर्ति इसे रेहंद नदी पर निर्मित रेहंद बांध से की जाती है। ठीक है, यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। ठीक है, तो उत्पादन क्षमता के अनुसार ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता, कुल उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है, जिसमें से 3260 मेगावाट का उत्पादन वर्तमान में यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अगर अपन उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। जिसमें से सिर्फ कितने का दोहन हो रहा है वर्तमान में? 3260 मेगावाट का यहाँ पर दोहन किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। तो सबसे पहली चीज कहाँ पर अवस्थित है? सिंगरौली जिले के बैड़न में। कब हुई थी स्थापना? वर्ष 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र की निगाही नामक खदान से यहाँ पर कोयले की आपूर्ति की जाती है। रिहंद नदी से या रिहंद नदी पर जो बांध बना हुआ है वहाँ से जल की आपूर्ति यहाँ पर होती है। और यूएसएसआर मतलब पुराने वाले रशिया से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ था, पैसे मिले थे, तब जाकर इस संयंत्र की स्थापना हुई थी। ओवरऑल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना से प्रोड्यूस की जाती है। और ये ताप विद्युत परियोजना किसके अधिग्रहण में है, मतलब कौन सी कंपनी इसे संचालित कर रही है? तो एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इस पूरे पावर प्लांट का वर्तमान में संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र पर और विंध्याचल। सतपुड़ा कहाँ पर है? बैतूल में। विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर आ जाएगा? सिंगरौली जिले के बैड़न में। सतपुड़ा को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी यूएसए ने, जबकि विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी किसने? यूएसएसआर ने। ठीक है, यहां पर अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें तो सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना में प्रोडक्शन होता है 1330 मेगावाट का, जबकि विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र में प्रोडक्शन हो रहा है मात्र 3260 मेगावाट का। ये डिफरेंसेस आ जाएंगे आपके। इससे 5 राज्यों को, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है विंध्याचल का, इसलिए 5 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को बिजली प्रदान करता है कौन? विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन और दीव। ठीक है, इनको विद्युत की आपूर्ति करता है कौन? विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। इस ताप विद्युत संयंत्र में जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का सिर्फ 30% ही मध्य प्रदेश को मिलता है, बाकी 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। सिंगाजी का मेला भी लगता है मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस मेला है और बहुत पुराना मेला है। ठीक है, ज़रा सर्च करके हमें व्हाट्सएप कर देना ये कहाँ पर ये मेला लगता है, इससे हम ये भी क्लियर कर लेंगे कि भाई कौन कौन लेक्चर दिखता है और कौन कौन पीडीएफ के भरोसे है। क्योंकि पीडीएफ के भरोसे रहोगे ना बेटा तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तुम तो लेक्चर देखो और खुद के नोट्स मेंटेन करते चलो। सब तो दिया है यहाँ पर, और हम पीडीएफ डालेंगे 2-3 दिन बाद। ठीक है, उसके बीच में ले लेंगे टेस्ट, घूमते रहो यहाँ से वहाँ। ठीक है क्योंकि वीडियो देखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हो। आप मुझे सुन भी रहे हो, साथ में ये चीज़ें पढ़ भी रहे हो, तो वही बात हो जाती है जो क्लास में होती है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि हम भग रहे हैं। ठीक है, आराम आराम से बोल रहे, समझाते समझाते बोल रहे हैं। यही वीडियो देखते देखते आप नोट्स मेंटेन करो अपने। ठीक है, तो वो लॉन्ग टाइम रहेगा। इसीलिए हमने पीडीएफ की डाउनलोडिंग बंद करी। तुम खोल लोगे ऐप में डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी लोगों का ये सोचना रहता है पीडीएफ डाउनलोड हो गई मतलब उनके दिमाग में डाउनलोड है, तो दिमाग उनका शून्य रहता है। चलो, संत सिंगाजी ताप विद्युत पर, वो मुझे व्हाट्सएप करना कि सिंगाजी का मेला कहाँ पर लगता है। अब संत सिंगाजी जो ताप विद्युत परियोजना है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में। मतलब 2014 में ये संचालित करने लगा था, बिजली का उत्पादन यहाँ पर होने लगा था। ठीक है, कहाँ पर है? खंडवा जिले के डोगलिया में। खंडवा जिले में एक तहसील है, या तहसील नहीं, एक छोटी सी जगह है डोगलिया, वहाँ पर स्थापित है ये सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र। डोगलिया में की गई है, जिसका उद्घाटन मार्च 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ठीक है, इसे कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से, मतलब वही पाथरखेड़ा वगैरह जो स्थान है वहाँ से इसको कोयले की आपूर्ति की जाती है, जबकि जल की आपूर्ति नर्मदा और सुक्ता नदी से की जाती है।
ठीक है, कहाँ पर है ये? श्री सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र खंडवा जिले के डोगलिया नामक स्थान पर। और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 1200 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, जो धीरे धीरे स्थापित होता जा रहा है। कौन सा? सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। आइए समझते हैं कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में, वही जहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सासन गांव में रिलायंस पावर की सहायता से इस अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। ठीक है, कहाँ पर है? सिंगरौली जिले के सासन गांव में। कौन कर रहा है इसकी स्थापना? तो रिलायंस पावर के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है, मतलब 4000 मेगावाट की क्षमता यहाँ पर है। और इतनी बिजली ये उत्पादित करेगा, यानी बिजली उत्पादन में तो ये समकक्ष आ गया किसके? विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र के। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है, मतलब यहाँ पे भी ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा? कोयला, जिसके लिए भारत सरकार ने मोहर, अमलोरी और छत्रसाल कोयले की खदानों का आवंटन कर दिया है। और ये कोयले की खदानें कहाँ पर हैं? सिंगरौली में। कौन कौन सी हैं? मोहर, अमलोरी और छत्रसाल। लेकिन ये किसके अधीन है? रिलायंस पावर के अधीन है। जबकि विंध्याचल किसके अधीन है? तो वो एनटीपीसी के अधीन है। ये डिफरेंस आपको याद रखना। और कहाँ पर है ये? सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली जिले में ही है। किसके अधीन है? रिलायंस के। उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट और वर्तमान में ये निर्माणाधीन है। ठीक है, निर्मित होता जा रहा है। अब अपन कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि ये चीज़ अपन ऑलरेडी नदियों में कंप्लीट करते हुए आए हैं, लेकिन एक ओवरव्यू प्रकार से अपन इसको पढ़ लेते हैं। जैसे अभी अपन थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है कोयले को, या ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है कोयले को। जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा, या जल विद्युत परियोजनाओं में जल का यूज़ होता है। कुछ इस स्थान पर लगती हैं टरबाइंस, यहाँ से वाटर फ्लो होता है। और जब ये वाटर फ्लो हो रहा है नीचे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है और टरबाइंस को रोटेट किया जाता है। दूसरी तरफ से बिजली का उत्पादन होने लगता है। जबकि थर्मल पावर प्लांट्स में क्या कर रहे थे? कोयला जलाते थे, स्टीम का निर्माण करते थे और उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता था। लेकिन यहाँ पर बहते हुए पानी से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन टरबाइंस और डायनामो तो लगेगा ही लगेगा। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय मतलब, वैसे आजकल इसको नवीकरणीय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है कि हम बहते हुए जल का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन करते, लेकिन फिर भी नवीकरणीय ही कहा जाता है इसको। प्रदेश में बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिनमें से प्रमुख परियोजनाएं हैं। सबसे पहले गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी पर है ही। यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। जैसे अपन ने अभी पढ़ा ना, मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना थी चांदनी ताप विद्युत परियोजना। ऐसे ही मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना हो गई कौन सी? गांधी सागर परियोजना। ठीक है, वर्ष 1960 में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध पर स्थापित की गई थी। क्लियर है? चंबल नदी पर ही ऑलरेडी अपन पहले पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है ये? मंदसौर जिले में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना के बारे में।
तो राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास रावत भाटा में स्थापित है। ठीक है, 1964 में बनी थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना और इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना, इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके, इसी को ही कहा जाता है कोटा बैराज। और नदियां जब पड़ी थी उस समय भी मैंने अंतर बताया था आपको कि जवाहर सागर परियोजना और कोटा बैराज में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना जो कि कोटा जिले में स्थित है राजस्थान में, उसी से कुछ आगे एक छोटा सा बांध बना हुआ है, उसको कहा जाता है कोटा बैराज। ये बेसिक अंतर है। जवाहर सागर परियोजना तीसरे चरण में बनी थी चंबल घाटी परियोजना में। ठीक है, जिसकी निर्माण वर्ष था वर्ष 1971 का। इसकी कुल उत्पादन क्षमता थी 99 मेगावाट और ये राजस्थान के कोटा जिले में अवस्थित है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गांधी सागर परियोजना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की स्वयं की पहली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और फिर ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि राणा प्रताप सागर बांध क्या है, जवाहर सागर बांध क्या है। अब पैंच जल विद्युत परियोजना, तो ऐसे ही पैंच एक परियोजना अपन ने पढ़ी थी जो कि थी तापीय विद्युत परियोजना, और ये है पैंच जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। किसकी? पैंच जल विद्युत परियोजना की। और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। जैसे अभी अपन चंबल नदी घाटी परियोजना के प्रमुख परियोजनाएं पढ़ी, वो थी मध्य प्रदेश और राजस्थान की। पैंच जल विद्युत परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में 107 मेगावाट ही विद्युत का उत्पादन हो रहा है। क्लियर है? अब अपन मध्य प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भी स्थापना की जा रही है मंडला जिले के चुटका नामक स्थान पर। ठीक है, और एक शिवपुरी में भी ऐसे ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। थोड़ा सा ज्ञान हम इसके बारे में भी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चुटका नामक गांव में निर्माणाधीन है। ठीक है, तो चुटका एक स्थान है मध्य प्रदेश में जहां पर ये परमाणु संयंत्र जो है निर्माणाधीन है। और प्रदेश का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में निर्माणाधीन है। ठीक है, शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। कितनी है? 2800 मेगावाट। तो हम ये देखेंगे कि निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने जा रहे हैं। एक है कहाँ पर? मंडला जिले के चुटका गांव में, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। और दूसरा जो परमाणु संयंत्र है वो है शिवपुरी के भीमपुर गांव में, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल्स और बायोगैस या बायोमास, जो अभी हाल ही में पूर्ण रूपेण तो नहीं लेकिन धीरे धीरे डेवलप होती जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किसमें? नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिसमें विविध प्रणाली, प्रक्रिया एवं तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जो कुछ हद तक अभी बनती जा रही हैं या विकसित अवस्था में अपने आती जा रही हैं। क्योंकि इनके उपयोग कर निरंतर ऊर्जा और शक्ति प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ऐसी नवीनीकरण स्रोत जो प्रदूषण रहित और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, उनको कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
मतलब ये कैसे इनसे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है और ये अपनी अभी कहना चाहिए कि पर्यावरण के बहुत ज़्यादा अनुकूल होते हैं। उनको कहा जाता है क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा रही है? तो सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। समाप्त हो सकती है क्या? नहीं। हम और हमारी आने वाली 5000 जनरेशन्स अच्छा खासा जीवन यापन कर लेंगी, लेकिन सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। हाँ, जिस दिन समाप्त हो उस दिन तो ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। इसका डिटेल अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो अभी तो अपन यहाँ पर यही बोलें कि ये कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है। कौन सी? सौर ऊर्जा। और मध्य प्रदेश की जलवायु हम पढ़ चुके, तो मध्य प्रदेश कैसी जलवायु में स्थापित है? मध्य प्रदेश स्थापित है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें हमें हासिल होती हैं। ठीक है, प्रदेश में स्थित है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना विद्यमान है। मतलब इतनी ज़्यादा सौर ऊर्जा है मध्य प्रदेश में कि उसका यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से कर लिया तो बारे न्यारे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान है। वर्तमान में धीरे धीरे ये प्रगति कर रहा है। आप देखना निकट भविष्य में प्रथम स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश का। इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में। जुलाई 2017 तक राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1116.64 मेगावाट थी। कितनी थी? 1116.64 मेगावाट। इतनी ऊर्जा जो है उत्पादित हो रही थी कब? जुलाई 2017 तक। इसके बाद का अपडेट अभी नहीं आया है, लेकिन जल्दी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012 को लागू की गई थी। मतलब जिस नीति के तहत मध्य प्रदेश में ये सौर ऊर्जा प्लांट संचालित हो रहे हैं, वो नीति कब लागू की गई थी? 10 जुलाई 2012 को। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं इस सौर ऊर्जा से संबंधित। वो फैक्ट क्या हैं, आइए समझते हैं। इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार का या मध्य प्रदेश के अधीन ऐसा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूपेण सौर ऊर्जा से ही संचालित होता है। भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र भोपाल के सांची दुग्ध डेयरी, कहाँ पर? सांची दुग्ध डेयरी में स्थापित है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सांची का दूध तो सभी ने पिया होगा। ठीक है, सांची ब्रांड का। तो भोपाल में बहुत बड़ा प्लांट स्थापित है सांची दुग्ध डेयरी का। वहीं पर एक बहुत बड़ा संयंत्र लगा हुआ है जहां पर पानी गर्म होता है सौर ऊर्जा से। ठीक है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, सौर ऊर्जा पार्क मतलब ऐसा पार्क जहां पर बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और इन पैनल्स के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऐसा कहना चाहिए कि पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित है? ये स्थापित है राजगढ़ जिले में। ठीक है, और भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी जिले में स्थित है। ये कुछ फैक्ट हैं, बेसिकली वनडे एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक पूरा टेलीफोन एक्सचेंज BSNL का ही होगा और ये पूरा टेलीफोन एक्सचेंज संचालित होता है सोलर एनर्जी से। कहाँ पर स्थापित है ये स्थापित है शिवपुरी जिले में। ठीक है, प्रदेश का प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र होशंगाबाद के इटारसी में स्थित है। अभ्रक आधारित मतलब वो प्लेट जो होती है ना, जिस प्लेट पर ये पूरी सोलर पैनल बनी हुई है, वो अभ्रक की प्लेट की सोलर पैनल, या हम ये बोल सकते कि अभ्रक अर्थात माइका पर ये पूरी की पूरी सोलर पैनल बनी हुई है। और ऐसी सोलर पैनल का
संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? होशंगाबाद के इटारसी नामक स्थान पर। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ पर? रीवा में। रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना राज्य के रीवा जिले की गुड़ तहसील में की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये पूछा भी जा सकता है गुड़ सोलर पावर परियोजना के नाम से। ठीक है, वो गुड़ तहसील कहाँ पर है? रीवा में, इसीलिए वहाँ पर स्थापित है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। यह पार्क 250 मेगावाट की 3 यूनिटों में विभाजित है। मतलब कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? 750 मेगावाट। कहाँ की? रीवा की। यह राज्य की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है जिसकी स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। मतलब मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है कौन सी? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजना। कहाँ पर है? रीवा जिले की गुड़ तहसील में, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। ठीक है, 29 मार्च वर्ष 2017 को कुरनूल कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कुरनूल में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जा रही है। ठीक है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है, 1000 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित हो रहा है? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। और यह भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी जो स्थापित हो रही है कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुरनूल नामक स्थान पर। दूसरा सौर संयंत्र मंदसौर जिले के सुवासरा में एनटीपीसी की सहायता से लगाया जा रहा है, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 250 मेगावाट। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा संयंत्र जो चालू हो गया है वो कौन सा है? 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। क्लियर है? मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच जिले की जावद तहसील में स्थित है, जहां 26 फरवरी 2014 को यह स्थापित हुआ था और इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 151 मेगावाट। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा? रीवा का। क्लियर है? दूसरे नंबर पर कहाँ का आएगा? मंदसौर जिले के सुवासरा में। और तीसरा आ जाएगा आपका नीमच जिले के जावद नामक स्थान पर। तो रीवा, मंदसौर और जावद, या रीवा, मंदसौर और नीमच। रीवा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ जाएगा मंदसौर और उसके बाद आ जाएगा नीमच का जावद। ठीक है, अब अपन कुछ बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे अरसे से पवन चक्कियाँ स्थापित हैं देवास जिले के जामगोदरानी नामक स्थान पर। जब अपन इंदौर से भोपाल की तरफ आते हैं तो रास्ते में बहुत सारी पवन चक्कियाँ हमको देखने को मिलती हैं, या फिर जब हम मंदसौर नीमच साइड घूमने के लिए जाते हैं तब भी हमें वहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ दिखती हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने शुरुआत में पढ़ा कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु में आता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। यानी कि साल में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब तेज़ हवाएं चलती हैं। इसी तेज़ हवा का यूज़ हम कर रहे हैं कहाँ पर? पवन चक्कियों में। और पवन चक्की क्या है? सीधा ये टरबाइन ही है। जैसे अपन थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाकर स्टीम बनाकर टरबाइन रोटेट करते थे, जल विद्युत परियोजना में हम बहते पानी का प्रयोग करते थे टरबाइन रोटेट करने के लिए, यहाँ पर हम और कुछ नहीं, सीधी हवा के द्वारा इसको रोटेट करते हैं और क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। अब तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा परंपरागत और गैर परंपरागत में। तो परंपरागत ऊर्जा का या गैर परंपरागत ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। ठीक है
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की स्थापना इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़ तथा आगर मालवा आदि जिलों में की गई है। ठीक है। राज्य में सर्वप्रथम वर्ष 1995 में देवास जिले के जामगोदरानी नामक पहाड़ी पर 64 पवन चक्कियां स्थापित की गई थी। कहां पर? देवास जिले के जामगोदरानी नामक स्थान पर, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता मात्र 15 मेगावाट थी। ठीक है। लेकिन प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम जिले में स्थापित किए गए हैं। तो प्रदेश में जहां पर सबसे पहले इन पवन चक्कियों का यूज हुआ था ऊर्जा उत्पादित करने के लिए, वो था देवास जिले का जामगोदरानी नामक स्थान। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पवन चक्कियां वर्तमान में स्थापित की गई हैं कहां पर? रतलाम जिले में, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। कहां पर? रतलाम के मामटखेड़ा। कहां पर है ये? रतलाम के मामटखेड़ा नामक स्थान पर। यह मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। कितनी है कुल उत्पादन क्षमता इसकी? 1000 मेगावाट है। क्लियर है? तो ये आप लोग याद रख लेना, नया पॉइंट है कि रतलाम जिले के मामटखेड़ा नामक स्थान पर स्थापना हुई है किसकी? पवन चक्कियों की। क्लियर है? दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र रतलाम के बेरछा में स्थापित है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 99.5 मेगावाट। कहां पर है ये? रतलाम जिले के बेरछा नामक स्थान पर। और यहां पर क्या है? रतलाम जिले के मामटखेड़ा नामक स्थान पर कितने का है? 1000 मेगावाट का। ये सबसे बड़ा है। और रतलाम जिले के बेरछा नामक स्थान पर है 99.5 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र, जो दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे स्थान पर आ जाएगा देवास जिले के जामगोदरानी का, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 15 मेगावाट। ठीक है। 21 जुलाई वर्ष 2016 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में 58.8 मेगावाट के पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सुजलान कंपनी को अनुबंधित किया गया है। ठीक है। तो 15 और ये 58 आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है। लगभग 73 मेगावाट के उत्पादन होने लगेगा कहाँ पर? देवास में। लेकिन अगर अपन उत्पादन क्षमता के अनुसार इनको जमाएं तो रतलाम का मामटखेड़ा सबसे बड़ा है, जहाँ की उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। दूसरे स्थान पर आ जाएगा रतलाम जिले का बेरछा, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। और तीसरे स्थान पर आ जाएगा देवास जिले का जामगोदरानी। लगभग 73 मेगावाट उत्पादन होने लगेगा कहाँ से? देवास जिले के जामगोदरानी नामक स्थान से। ठीक है। यानी वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है? रतलाम जिले का मामटखेड़ा। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं बायोमास की। और बायोमास भी क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ही है क्या? बायोमास। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझना इसके बारे में। हमारे घर से निकला हुआ किचन वेस्ट, मतलब किचन में सब्जियों के जो छिलके हो गए, ठीक है, या फिर चाय पत्ती वगैरह, कहना चाहिए गाय का गोबर, ठीक है, नाले का पानी, या जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो बायोलॉजिकली निर्मित हैं लेकिन हमने उनको फेंक दिया है, वो सब संयुक्त रूप से कहलाती हैं क्या? बायोमास। तो बायोमास ऊर्जा के विभिन्न स्रोत वन, कृषि तथा शहरों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ हैं। ठीक है। तो जो भी सड़े गले प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ हैं वो सब आ जाएंगे किसमें? बायोमास में। ठीक है। इन्हें जलाकर अथवा ईंधन के रूप में परिवर्तित कर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो इन सभी कूड़े करकट का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनको सड़ाकर, जब भी इस वेस्ट को सड़ाया जाता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है
और मीथेन गैस को जलाकर टरबाइन्स को रोटेट हम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2004-05 से दिसंबर 2017 तक 45.336 मेगावाट क्षमता के बायोमास पर आधारित संयंत्र स्थापित किए गए हैं। धार जिले के खेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का धान की भूसी, धान मतलब ये जो रहते हैं ना चावल आवल, उनकी भूसी या भूसा हम सामान्य शब्दों में बोलें अगर तो, धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र लगाया गया था, जबकि इंदौर और बालाघाट में भूसी आधारित बायोमास संयंत्र स्थापित है। तो ये जो धान की भूसी हो गई या गेहूं का जो भूसा हो गया, उसको सड़ाया जाता है, मीथेन गैस का उत्पादन होता है और उससे फिर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के, कहना चाहिए कटवा में, अवशिष्टों को जलाकर विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेशन योजना प्रारंभ की गई है। तो ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको सड़ाया जाता है। ठीक है। सड़ने पर ये मीथेन गैस देते, उसको जलाकर ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना भोपाल के बिट्टन बाजार में और दूसरा इंदौर के कबीट खेड़ी में स्थापित किया गया है। मतलब शहर का जितना भी कचरा है, उस कचरा तो कचरा, ये सड़ा तो रहता ही है, लेकिन उसको बायोलॉजिकली सड़ाकर मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया जा रहा है और ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है। तो ऐसे 2 संयंत्र भोपाल में और इंदौर में स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र बैतूल, जैसा भी अपन ने पढ़ा था, सारणी ताप विद्युत केंद्र, अर्थात इसी को ही कहते थे हम सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, बैतूल के सारणी नामक स्थान पर, द्वितीय विदिशा में और तीसरा कटनी के मुड़वारा में स्थापित किया गया है। ठीक है। ये किस पर आधारित है? बायोमास संयंत्र है। ठीक है। वही सड़े गले पदार्थों को सड़ाकर मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 24.4 मेगावाट। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं बायोमास संयंत्र के बारे में जिन्हें आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है। ठीक है। तो इतना हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में। क्लियर है? थैंक यू।